भी अच्छे होंगे और स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके रिक्वेस्ट पे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम पार्ट 1 मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ और स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट के लिए वो यदि इनको देखें तो उनको जरूर बेनिफिट होगा। तो आज का मेरा जो सीरीज है नया वीडियो का वो आपका नेशनल इनकम का शुरू हो रहा है। नेशनल इनकम में अब मुझे नहीं पता कि कितने सारे पार्ट्स में ये पूरे नेशनल इनकम होंगे, कोशिश करते हैं जितने भी होंगे, मगर इतना यकीन है मुझे कि आप लोगों के लिए कुछ छूटने वाला नहीं है। सारा टॉपिक मैं इसमें कवर करूंगा। तो हमेशा की तरह आज भी स्टार्ट करते हैं नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 और नेशनल इनकम। तो लेट्स स्टार्ट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम करते हैं। होता क्या है कि इस वाले टॉपिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आता है वो आता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिस्टिंग्विश करना। नॉर्मली बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या है। आज मैं आपको बहुत ही इजीएस्ट वे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये डोमेस्टिक इनकम होता है और ये नेशनल इनकम होता है। इसके लिए हमें जरूरत इस चीज की है कि मैं एज्यूम करता हूं कि ये एक सर्कल मैंने बनाया और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये एक कोई इकोनॉमी है। क्या है? एक इकोनॉमी। इकोनॉमी आप लोग समझते होंगे। इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जिसमें कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज होते हैं फॉर द लाइवलीहुड, जिसमें कि बेसिक जो फंक्शंस हैं किसी भी इकोनॉमी का वो होता है प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको कि हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो अभी मैं उसके बारे में अभी ज्यादा आप लोगों को नहीं बताने जा रहा, उसके लिए एक सेपरेट आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसको मैं एज्यूम करता हूं कि ये सर्कल एक इकोनॉमी है और किसी भी इकोनॉमी में आपको पता होगा कि दो तरह के लोग रहते हैं। एक को हम रेजिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिडेंट। एक हमारा हो गया रेजिडेंट और दूसरे जो होते हैं हमारे वो होते हैं नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट। अब एक तो हमारा रेजिडेंट हो गया और ये नॉन रेजिडेंट हो गया। किसी भी इकोनॉमी में, चाहे आप इंडियन इकोनॉमी में आए या अमेरिकन इकोनॉमी जाए, किसी भी इकोनॉमी में दो तरह के लोग रहते हैं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अब इस केस में आप देखो कि बोथ प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों ही प्रोड्यूस्ड करते हैं क्या चीज? गुड्स एंड सर्विसेज को। यानी रेजिडेंट भी, अब मान लीजिए कि इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में दोनों तरह के रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट यहां होंगे और दोनों ही अपने लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे होंगे। यानी वो या तो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होंगे या कैपिटल फॉर्मेशंस कर रहे हैं या इनकम जनरेट कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटीज कर रहे होंगे। तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों ही गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। अब कहानी यहां आ जाता है कि भाई हमारा जो डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम है, उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, जबकि हमारे यहाँ किसके इनकम को हम डोमेस्टिक में लें और किसके इनकम को हम नेशनल इनकम में लें। इसके लिए हम आपको जरा सा इसको पहले मिटा देता हूं जिससे कि आपके समझ में ज्यादा आएगा। दो स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूं। अब आप देखो कि जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि जो डोमेस्टिक इनकम है और नेशनल इनकम है दोनों ही डिस्टिंग्विश होगा किस बेसिस पे? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए। इसके लिए मैं आपके पास दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, दोनों स्टेटमेंट को आप गौर से देखना। ये डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं, डेफिनेशन में अलग से बताऊंगा। अब पहला देख लीजिए आप, क्या हो गया कि मैं लिख रहा हूं ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
produced by resident and non-resident only inside of domestic territory in a particular period of टाइम। यहां जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है बेसिकली ये 1 ईयर का है। तो 1 ईयर में जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो कुछ भी, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, वो कुछ भी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो आता है इसमें एक चीज और मैं डाल देता हूं कि आर पार्ट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम, ये डोमेस्टिक इनकम में आएगा। दूसरा स्टेटमेंट मैं यहीं पे लिख रहा हूं, फिर दोनों को आपको दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंसेस है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय की जगह यहां ओनली बाय रेजिडेंट, ठीक है। इसमें आप ले लीजिए कि इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आर comes under national income। अब आप देखो ये दो स्टेटमेंट मैंने आपके लिए लिखा कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ओनली इनसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आर पार्ट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम। दूसरा, ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द रेजिडेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आर कम्स अंडर नेशनल इनकम। ये दो स्टेटमेंट यदि आपने गौर से समझा हो तो इसको जरा सा थिंक करो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस है कि इन द केस ऑफ डोमेस्टिक इनकम हियर इज नो प्रॉब्लम कि हु प्रोड्यूस्ड, कौन प्रोड्यूस्ड करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कौन प्रोड्यूस, तो मैंने कहा कि इकोनॉमी में तो दो ही तरह के लोग होते हैं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो यहां पे क्या है कि डोमेस्टिक इनकम के केस में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के ही इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में लेंगे। लेकिन कंडीशंस क्या है? कंडीशन है कि ओनली इनसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। यानी क्या समझा आपने कि डोमेस्टिक इनकम के केस में चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशंस क्या है? ओनली इनसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। यदि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में कोई भी प्रोडक्शन करता हो, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस चीज के है कि वो ओनली इनसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए। तो ऐसे इनकम जनरेट जो होंगे वो किस में आएंगे? डोमेस्टिक इनकम। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द रेजिडेंट। यहां है ओनली बाय द रेजिडेंट। ये डिस्टिंग्विश करता है डोमेस्टिक इनकम को और नेशनल इनकम को। तो आपको क्या देखना है कि नेशनल इनकम के केस में
ओनली वी टेक द इनकम जनरेट बाय द रेजिडेंट ओनली, यानी जो भी इनकम जनरेट होगा नेशनल इनकम में वही इनकम हम लेंगे जो रेजिडेंट ने प्रोड्यूस्ड किया है, रेजिडेंट ने जनरेट किया है, तो बाय ओनली बाय द रेजिडेंट। अब वो इनकम कहां जनरेट हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी इनकम जनरेट हो, इनसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर आउटसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या समझा आपने कि डोमेस्टिक इनकम के केस में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों की इनकम लेते हैं, लेकिन वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। नेशनल इनकम में वी टेक ओनली द इनकम जनरेट बाय द रेजिडेंट, इनकम जनरेट बाय द रेजिडेंट। और यहां ये प्रॉब्लम नहीं है कि प्रोडक्शन कहां हो रहा है, यानी इनसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी हो रहा है या आउटसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ कि भाई प्रोडक्शन या इनकम जनरेट कौन कर रहा है। तो यदि वो रेजिडेंट कर रहा है तो रेजिडेंट कर रहा है तो नेशनल इनकम में आएगा। तो आई थिंक कि ये चीज आपके अब क्लियर हो गए होंगे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। फिर से रिपीट कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी से आपका पूरा ही नेशनल इनकम जो चैप्टर है, नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स, ये पूरे के पूरे इसी बेसिस पे है। तो डोमेस्टिक इनकम में हम दोनों के इनकम लेते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या होनी चाहिए, इनसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। और इसमें कंडीशंस क्या है नेशनल इनकम के केस में, इनकम जनरेट ओनली बाय द रेजिडेंट, ओनली बाय द रेजिडेंट। और इनकम कहां से जनरेट हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी जनरेट हो, इनसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी हो या आउटसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी हो। अब इसमें इस स्टेटमेंट में अब आपको समझने की चीजें क्या है कि सबसे पहला जो चीज है आपको समझना वो है कि भाई रेजिडेंट किसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। ये दो पॉइंट्स को आपको समझना जरूरी है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अब रेजिडेंट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट इस चीज को समझते हैं कि रेजिडेंट एंड सिटीजन बोथ आर सेम थिंग्स, दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रेजिडेंट अलग चीज है, सिटीजनशिप अलग चीज है। इसमें मैं आपको बता सकता हूं कि एन अमेरिकन, कोई भी अमेरिकन यदि वो यहां रहता है, इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है, बट ही इज मे बी कंटिन्यू इंजॉइंग द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका। वो अभी इंजॉय कर रहे हैं कहां का सिटीजन, अमेरिकन सिटीजनशिप, लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का हो सकता है। सिमिलरली एनी इंडियन हु आर वर्किंग इन अमेरिका मे बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही इज द रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। तो ऐसा पॉसिबल है, यानी सिटीजन और रेजिडेंट दोनों अलग अलग चीजें। सिटीजनशिप एक्ट जो होता है वो उस देश का कानून जो है, जिसको जिसको सिटीजन मानेगा उसका होगा, लेकिन रेजिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता। अब फिर हम ये कहेंगे कि भाई रेजिडेंट होता क्या है। रेजिडेंट होता है कि एनी पर्सन, बिल्कुल गौर से सुनना आप लोग, एनी पर्सन हु स्टे एनीवेयर मोर देन 1 ईयर। रेजिडेंट का क्या मतलब कि कोई भी कहीं भी यदि 1 साल से ज्यादा रह जाता है तो वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाता है। सपोज एनी जापानीज वर्किंग इन इंडिया एंड ही स्टे हियर मोर देन 1 ईयर, यदि वो कोई भी जापान का आदमी है, वो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा है और वो यहाँ काम कर रहा है, तो वो रेजिडेंट कहाँ का होगा, इंडिया का। समझ में आ गई। तो उस केस में उसके द्वारा जो इनकम जनरेट होता है वो नेशनल इनकम का पार्ट्स होगा, डोमेस्टिक का तो होगा ही होगा, क्योंकि इंसान अब डिपेंड करता है कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा है या नहीं। समझ में आ गई बात। तो रेजिडेंट के केस में हम देखते हैं कि वो 1 साल से ज्यादा रहता का। हाँ, सम केसेस में सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देखा जाता है, सम केसेस में सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखा जाता है, वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के केस में होता है। लेकिन
अब आ जाइए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। यदि हम आपसे पूछें कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो नॉर्मली जो बच्चे हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए, मुझे तो मैप बनाना नहीं आता लेकिन मैं कोशिश करके यूं बनाता हूं और इसको मैं इंडिया मान लेता हूं। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया का मैप यदि है और इस केस में आप देखो कि बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी जो इनसाइड ऑफ दिस लाइन जो एरिया है वो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी की मीनिंग ये नहीं कहता। डोमेस्टिक टेरिटरीज ये जो देख रहे हो आप लाइन बॉर्डर, इसको जियोग्राफिकल बाउंड्री कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? जियोग्राफिकल बाउंड्री। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में होता क्या है, इट्स मीनिंग इज वाइडर एज कंपेयर टू ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उससे वाइडर मीनिंग है डोमेस्टिक टेरिटरी का। आप कहोगे क्यों? तो सम प्लेसेस इनसाइड ऑफ द आवर कंट्री मे बी बिलोंग्स टू द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अदर कंट्री। सिमिलरली सम प्लेसेस आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री मे बी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। क्लियर हो गया? तो डोमेस्टिक टेरिटरी को हम डिफाइन कैसे करें? तो डेफिनेशन नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन नहीं होता। डोमेस्टिक टेरिटरी में हम बस इतना ही करते हैं कि क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो हम इसके बारे में और डिटेल में हम अभी अभी आपसे बात करते हैं। अब हम जरा सा फिर से जरा इसको करते हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ था पूरा तो मुझे लगा कि शायद आप लोग समझे नहीं होंगे, तो इसलिए 2 पॉइंट को मैं स्पेशली बता रहा हूं आपको कि रेजिडेंट के लिए, रेजिडेंट होता क्या है। तो रेजिडेंट के लिए जैसा मैंने कहा कि एनी पर्सन हु स्टे anywhere more than 1 year। तो इसका क्या मतलब हो गया कि रेजिडेंट कोई भी हो, वो यदि 1 ईयर से ज्यादा कहीं पे रहता है तो वो वहां का रेजिडेंट हो जाता है। इसको एग्जाम्पल में हम देखें कि इफ एनी अमेरिकन वर्किंग इन इंडिया एंड ही स्टे हियर मोर देन 1 ईयर, तो क्या होगा कि ही विल बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बट ही इज कंटिन्यू एंजॉयिंग द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका का सिटीजन होगा लेकिन वो रेजिडेंट कहां का होगा? इंडिया का होगा। तो समझ में आ गई बात कि एनी पर्सन हु स्टे एनीवेयर मोर देन 1 ईयर। हाँ, लेकिन इसमें ऑर्गेनाइजेशंस के केस में जैसा मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखा जाता है, लेकिन बेसिक फंडा यही है, इस पे आपको फोकस करना है। हाँ, इस केस में कुछ एक्सेप्शंस हैं, उस एक्सेप्शंस को आपको याद रखना है। क्या है एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस है कि इफ एनी पर्सन गोइंग टू अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, कोई भी यदि बाहर जाता है, विदेश जाता है और वो हायर एजुकेशन के लिए जाता है, तो वो हमारे यानी कि ही विल बी कंटिन्यू द रेजिडेंट ऑफ देयर पेरेंट्स कंट्री, वो अपने पेरेंट्स कंट्री का ही रेजिडेंट माना जाएगा। फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं कि एनी पर्सन हु गोइंग टू अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, यदि कोई भी बाहर जाता है हायर एजुकेशन, जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग हमारे देश से जाते हैं ना, कहाँ? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन, तो ऐसे सब जगह पे यदि वो जाते हैं और फिर वो वहां पे स्टे करते हैं मोर देन 1 ईयर, तो ऐसे केसेस में हमारा क्या है कि वो स्टूडेंट या वो पर्सन हमारे यहाँ का ही रेजिडेंट माना जाएगा। एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन होता है कि इफ एनी पर्सन गोइंग टू अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, यदि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश गया है और फॉर दिस पर्पसेस ही स्टे देयर मोर देन 1 ईयर, यदि वो वहां 1 साल से ज्यादा रह जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो
भी वो अपने ही कंट्री का रेजिडेंट होगा। तीसरा एक्सेप्शन है, इफ एनी पर्सन गोइंग टू अब्रॉड फॉर वर्ल्ड टूर, वो दुनिया घूमने के लिए गया हुआ है और इस पर्पस के लिए उसको अपने कंट्री से 1 साल से ज्यादा वो बाहर रहता है, तो ऐसे केस में भी वो यहाँ का ही रेजिडेंट माना जाएगा। तो कहानी समझ में आ गई कि भाई एनी पर्सन हु स्टे एनीवेयर मोर देन 1 ईयर, लेकिन इसमें 3 एक्सेप्शंस हो गए, जिस एक्सेप्शंस को आपको याद रखना है। अब आ जाइए डोमेस्टिक टेरिटरी। अब हमें समझना है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में हम समझेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी का जैसा मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक टेरिटरीज मीनिंग इज मोर वाइडर एज कंपेयर टू द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जैसा मैंने मैप बना के आपको दिखाया कि वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री था, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के से ज्यादा मीनिंगफुल हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। उसमें जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मे बी इनसाइड ऑफ आवर ज्योग्राफिकल बाउंड्री मे बी सम प्लेसेस मे बी बिलोंग्स टू द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अदर कंट्री। Similarly, some places outside of our country may be belongs to the domestic territory of our country. तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कोई डेफिनेशंस नहीं है, कोई डेफिनेशंस नहीं है जिसको कि आपको हो कि इस डेफिनेशंस के थ्रू हम इसको समझें। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या क्या हो गया, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का इसको हम समझेंगे इलस्ट्रेटिव वे में कि भाई क्या चीज हमें इंक्लूड करना है और क्या हमें इंक्लूड नहीं करना है। चलिए, तो अब मैं आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का बताऊं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है। उसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा या नहीं। तो जैसा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं उस टाइम में आपको लिख लिया हूं मैं, और फिर मुझे सिर्फ आपको समझाना है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर, जो भी टेरिटरी जो हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर है वो तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा ही आएगा। साथ में शिप एंड एयरक्राफ्ट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द आवर पीपल, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द आवर पीपल और आवर गवर्नमेंट, वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। और तीसरा हो गया कि फिशिंग वेसल्स या ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। उसके बाद पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट होता है। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में 2 चीजें आती हैं, एक तो एम्बेसीज तो है ही, यदि हमारा एम्बेसीज कहीं विदेश में है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। सिमिलरली यदि जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी जो भी कंट्री हैं उनके यदि एम्बेसी हमारे यहाँ है तो वो भी हम उनके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। और इसमें एक चीज और इंक्लूड होता है कि यदि हमारी आर्मी कहीं अब्रॉड गई ऐसे कंट्री में जहां पे सिविल वॉर हो गया और वहां पे हमारी आर्मी जाके पीस एस्टेब्लिशमेंट करती है, तो जिस किसी भी एरिया में वो पीस एस्टेब्लिशमेंट कर रही होती है वो एरिया हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। लेकिन यहाँ कंडीशंस अप्लाई हैं कि यदि वो यूनाइटेड नेशंस के फ्लैग के अंडर में वो काम कर रही है हमारी आर्मी, तो वो नहीं आएगा। कंडीशंस हैं कि वो हमारे फ्लैग में वहां पे पीस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए गए हों। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट्स होते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो टेरिटरी laying within the political frontier, ship and aircraft or any organizations owned and controlled by our people or our government। तीसरा होता है फिशिंग वेसल्स, यदि कोई फिशरमैन इंटरनेशनल वाटर में फिशिंग करने गया है तो वो इंटरनेशनल वाटर जहां वो फिशिंग कर रहा है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। सिमिलरली
यदि आइलैंड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म है वहां पे, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो समुद्र के बीच में ओशियंस में होते हैं नॉर्मली, तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। उसके बाद पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये सारी चीजें होगी तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। अब कहानी ये है कि इस केस में भी एक्सेप्शंस होता है, इस केस में भी एक्सेप्शंस है। इसमें एक एक्सेप्शंस है, बिल्कुल गौर से सुनना आप, कि एनी इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेवर कम्स एनी कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी, वो किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द WTO ऑफिसेस, जो इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, जैसे WTO हो गया, यूनिसेफ हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, रेड क्रॉस है, तो ये सब कहीं भी किसी भी कंट्री में हो इनका ऑफिस, वो इस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता है। तो बिल्कुल कहानी क्लियर होगा। तो इस तरह से हमने आज समझ लिया कि रेजिडेंट क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, और उसमें एक्सेप्शंस क्या है। तो ये तो हो गए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं इसको और भी ज्यादा इसको अभी करूं तो। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए, जिसमें मैं इलस्ट्रेटिव वे में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी करूंगा, लेकिन उसका आंसर तो मुझे ही देना है क्योंकि मैं तो लाइव रहूंगा नहीं। तो मैं आपको आपसे क्वेश्चंस भी रेज करूंगा और उसका आंसर भी दूंगा। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना होगा और बहुत जल्दी आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तो इसको आप करिए, देखिए, और जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर पुश करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सारी की सारी मिलती रहेगी। और मेरा रिक्वेस्ट बस इतना ही है कि हम एक बार बार मैं आप लोगों को एक मैसेज दे रहा हूं कि भाई एक कम्युनिटी हमारी तैयार हो, जिसमें एक ग्रुप हमारा बने, और इसके लिए जरूरत है सब्सक्राइबर की। तो वो आप लोग जितने से ज्यादा खुद भी तो करते ही हैं, आप सब्सक्राइब करें ही, और साथ में दूसरे को भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे एक हेल्दी कम्युनिटी ग्रुप हमारा तैयार हो जाए और स्टूडेंट्स को फायदा हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।